Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. बेटा today is our day number 6 और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड दिस सेक्शन इज गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का सेक्शन है जिसको इंशाल्लाह हम आज और कल में कवर करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर मैं पहला इंट्रोडक्शन तो आपको दूंगा। ये बात याद रखें कि योर आई कैप योर बोर्ड सेज यू कि आपने जो पैराग्राफ लिखना है इट शुड बी ऑफ 150 वर्ड्स। ये 150 वर्ड्स का होना चाहिए। पहली बात तो आप अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है, 150 वर्ड्स का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसको आपने लिखना है, इस पैराग्राफ राइटिंग को ऐसे राइटिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसे राइटिंग वाला। आपने उसी स्ट्रक्चर को, मेथडोलॉजी को फॉलो करना है। और ऐसे राइटिंग में क्या होता है? ऐसे राइटिंग के अंदर बेटा याद रखिएगा कि ऐसे राइटिंग के अंदर होता है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसके बाद होता है जी बॉडी पैराग्राफ्स और फिर होता है जी कंक्लूजन। अब ये बात आप बड़े ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा, इसको समझिएगा कि बेटा योर इंट्रोडक्शन, आपने जो इंट्रोडक्शन लिखना है इट शुड बी ऑफ 1 पैराग्राफ ओनली। एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी बात आपने कर देनी है, बात ध्यान में रखनी है। पैराग्राफ राइटिंग ऐसे राइटिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक होगा और इट शुड बी ऑफ 1 पैराग्राफ ओनली, सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ की जब बात करते हैं तो ये मिनिमम 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इंट्रोडक्शन है, बाद में तफसीलन सब डिस्कशन करता हूं। कंक्लूजन जो होता है इसको भी सिर्फ 1 पैराग्राफ ओनली होना चाहिए, 1 पैराग्राफ ओनली। तो इससे हमने ये सीखा, हमने ये बात को पढ़ा कि जनाब योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी 1 पैराग्राफ ओनली एंड योर बॉडी शुड बी ऑफ 2 पैराग्राफ मिनिमम। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम इस 150 वर्ड्स को चूंकि टाइप करना है तो कितना टाइम दें हम इसे? तो बेटा याद रखिएगा कि आपने इस पैराग्राफ राइटिंग को के लिए जो मेथडोलॉजी फॉलो करनी है वो क्या होगा? कल का जो लेक्चर था एफिनिटी और फिशबोन का, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने पॉइंट्स बनाने हैं 5 मिनट में। तो वो जो पॉइंट्स आपने बना के रखे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये जो पॉइंट्स आपने बना के रखे हुए हैं, आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए दोबारा प्लानिंग करनी है कि मैंने पैराग्राफ में क्या लिखना है, क्योंकि एफिनिटी हो या फिशबोन हो उसी टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखने को आता है। ये बात नहीं भूलनी है, याद रखिएगा। तो जनाब करना क्या होगा कि वो पॉइंट्स तो पहले ही आपने बना लिए, अब आपने सोचना है कि इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं बातों को यूज करते हुए मैं, चूंकि 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं आपने, याद है ना, तो इन्हीं को यूज करते हुए आपने अब यूज करना है 5+20 फॉर्मूला। 5+20 फॉर्मूला। सो व्हाट इज दिस 5+20 फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ये कि 5 मिनट में प्लानिंग करनी है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स में मैंने क्या लिखना है, कंक्लूजन में मैंने क्या लिखना है, ये मैं प्लानिंग करूंगा। और 20 मिनट्स जो होंगे इसमें मैं फिर लिखूंगा। ओनली राइट, सिर्फ आपने लिखना है, सिर्फ लिखना है। अच्छा, प्लानिंग के लिए वही वो बात मैं बताता चलूं कि आपको एक बॉक्स बड़ा बना हुआ आएगा, इसमें आपने लिखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ से अपना ऐसे शुरू कर दें, पैराग्राफ शुरू कर दें, जब एंड हो जाए ऊपर वाला अरेज कर दें। वो जो पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं एफिनिटी और फिशबोन के, वो भी अरेज नहीं करने, जब ये पैसेज करने हैं फिर उसके बाद अरेज करने हैं, वो भी फिर अरेज कर दीजिएगा। क्लियर? तो इससे आपका वो जो रफ पेज वाला काम है वहाँ पर तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर हो गया तो आपको वो मिल जाएगा। ये वाला सेक्शन यानी आपके पास रफ पेज बनाया आया हुआ है, तो बाद में उसको रेस कर दें, पता लग जाए 150 वर्ड्स यानी क्या है। ये बात आपने नहीं भूलनी, मैं फिर आपको बताता चलूं कि 150 वर्ड से आपने एक्सीड नहीं करना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 150 148 हो सकते हैं, 147, 46, 45, 140 से प्लस वर्ड्स हों और 150 तक हों,
151 नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो जनाब आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ, इसके लिए 5 मिनट आपने प्लानिंग करनी है। 5 मिनट प्लानिंग करने के बाद लिख देना है, और 20 मिनट आपके पास बहुत टाइम होता है लिखने के लिए। वैसे तो अगर आप को पता है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, जेड कहाँ है, यानी वहाँ पे आपको एंटर, एस्केप, बोल्ड करना, ये सब कुछ आता होगा, तो आप 10 मिनट में वो लिख सकते हैं, इसमें इतना बड़ा काम नहीं होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपको 20 मिनट लगेंगे, तो 25 मिनट में आपने इस सेक्शन को पूरा करना है। ये बात समझ आ गई। अब हम, ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा अबाउट एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन। अब मैं कैमरा वाले भाई से भी कहूंगा और आप लोगों से भी कि ज़रा इधर आ जाएं, ताकि हम डिस्कस कर लें और इस सेक्शन के ऊपर आके हम एक एक चीज़ को देखें। तो जनाब पैराग्राफ राइटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो पहली बात है कि एग्जामिनर्स चाहता है एग्जामिनी से, यानी हमसे, कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें बहुत से टॉपिक पर, वो टॉपिक जो कि जनरल इंटरेस्ट के हैं। ये बात आप प्लीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ आपको टॉपिक आएगा ऑन जनरल इंटरेस्ट, बस आपको सर्दियाँ तो स्मोक, गर्मियाँ तो लोड शेडिंग, इस किस्म की बातें। इसी तरह इन्फ्लेशन के ऊपर बताएं, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बताएं, IMF के बारे में बताएं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताएं, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में बताएं। ये सारी चीज़ें करंट इश्यूज़ हैं, तो इन्हीं के ऊपर आ सकता है। तो याद रखें, जनरल इंटरेस्ट टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हाँ, जब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। इफ़ यू आर एनी प्रोफेशनल स्टूडेंट, if you belong to any other subject, any other section, this doesn't matter at all. जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप किस उस टॉपिक के बारे में जो कि आपसे पूछा जाए, आप उसके बारे में बेसिक नॉलेज रखते हो। और देखिए, हर स्टूडेंट जो कि अच्छा दुनिया में रहने वाला स्टूडेंट होता है, वो एक काम लाजमी करता है, वो ये काम करता है कि वो चीज़ों को लाजमी देखता है, अखबार पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है कि आखिर इस दुनिया में क्या हो रहा है। जो कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे ये नहीं पता सर इन्फ्लेशन क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि भाई प्लीज़ दुनिया में आ जाएं, आपने वो जो अपने लिए कब्र बनाई हुई है, प्लीज़ उससे बाहर निकलें। तो जैसे कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे देखिए जी, आपको राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के बारे में तो आप सबको पता है। फिर उसके बाद लेसन्स जो हम हासिल कर सकते हैं अल्लामा इकबाल की पोइट्री से। फिर उसके बाद कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, यानी इसके ऊपर आप बताइए क्या है, देखिए सर्च करें क्या है, आपको पता लगेगा कॉन्टिजेंसी क्या होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इस तरह बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास हैं, और एग्जामिनर आपसे यही चाह रहा होता है कि आपने उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज करनी है थॉट, प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस लेकर आना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा बेटा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब आप प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो यही आपको एक अच्छा, काबिल और बेहतरीन इंसान बनाता है। कैसे किया जा सकता है प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग? क्या कीजिए आप जनाब, किताबें पढ़िए, बहुत से इंटरनेट है उसको सर्फ कीजिए, और फिर टाइम उसके लिए रखिए प्लान करने का कि मैंने कब कब क्या क्या टाइम है मेरे पास, थॉट प्रोसेस से गुजरी, और दूसरों के साथ मिलकर इसके ऊपर सोचिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर हर कोई प्लान बनाता है, और प्लान में वही सक्सेसफुल होता है जो कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है। हमेशा आपने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है पैराग्राफ का, और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जनाब इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इस बारे में। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, और हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ आपने अटैच रखना होता है। यानी पैराग्राफ ख़त्म किया तो पैराग्राफ के बाद अगला पैराग्राफ शुरू हो तो वो इस अंदाज से हो कि वो पिछले पैराग्राफ की नुमाइंदगी कर रहा हो। आपने स्मोक की बात की तो स्मोक के ऊपर ही आपने बॉडी पैराग्राफ्स और वो सारी चीज़ें एक स्मूथ ट्रांजिशन से लेके चलनी। एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा आपको। इसी तरह जो चॉइस ऑफ वर्ड्स और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज है, इसको शानदार होना चाहिए, इसके ऊपर कोई दूसरा शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं, चूँकि मैं तो ये आपको ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, चूँकि ऐसे राइटिंग के पैटर्न में है, मैं इस अंदाज से आपको करवाऊंगा कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाके जब आपको 600, 800 का एक ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी जिसमें कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर बताएं आपकी क्या राय है, प्रेजेंटेशंस तैयार करें, तो फिर आपको तैयारी में उस लिहाज से करवा रहा हूँ कि आपकी ये 150 वर्ड्स भी कवर हो जाएं, और इस तरह आपका 600 से 800 भी लिखना पड़े तो आप उसमें कवर करें। तो मैंने उस अंदाज से किया कि जब मैं आपको
आपको बड़े लेवल वाला पैराग्राफ करना, ऐसे राइटिंग करना सिखा दूंगा तो फिर आपके लिए 150 वर्ड्स करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसलिए ये माइंड में रखिएगा कि मैं सब चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं फेमिलियरिटी इन स्टाइल्स को यूज़ करते हुए। वो स्टाइल्स क्या हैं? नैरेटिव है, कहानी बताना, जिसमें क्या करते हैं आप स्टोरी बताते हैं लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आप क्या करते हैं ज़्यादा डिटेल बताते हैं कि इतनी डिटेल्स कि रीडर अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेता है आपके उस टॉपिक और वर्ड्स को देखकर सुनकर। तीसरा होता है आर्गुमेंटेटिव। आप एक स्टांस लें, जैसे को एजुकेशन एक टॉपिक आया, आप उसके ऊपर एक स्टांस लें कि जनाब को एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए, आप कहते हैं होनी चाहिए, तो आप उसके ऊपर दलाइल दें। उसके बाद फिर आप दूसरों की भी बात करें कि जिन्होंने किसी चीज़ के खिलाफ बात की है उस टॉपिक के खिलाफ, और फिर आप उसको भी रद्द पेश करें कि इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो ये 3 असल में यूज़ होते हैं। एक और एक्सपोजिटरी होता है जिसमें इमेजेस वगैरह, डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके हम बताते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जनाब वो ये वाली कि देखिए पढ़ना हर एक को मुश्किल लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना मुश्किल लगता है कि इंसान कभी कभार कहता है कि मैं ना किताबें फाड़ दूं या अपना सर फाड़ दूं, इतना ज़्यादा उसे मुश्किल लगता है, इतना प्रॉब्लम उसे लगती है। तो जनाब ये पढ़ाई उसके लिए एक ऐसा बर्डन होती है, उसे लगता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो कि उसके ऊपर आ गिरी है, और कोई तो उसके नीचे आके किस्मत की, वो कहते हैं ना, किस्मत पे उस बेकस मुसाफिर की रोइए, थक कर बैठ जाता है जो मंजिल के सामने। तो इंसान फिर यही करता है कि बेचारा थक जाता है और कहता है जी बस मुझसे नहीं होना, हार मान लिया और गया। तो जनाब याद रखें कि जब आप इन मुश्किलात से निकलते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, तो आप वो हासिल कर लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं। जैसा कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। Whatever he wants to do, if he is consistent, if he does what he does not like, but he does at any cost because he has a goal in his life, he achieves that goal. तो जनाब मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वो ये वाली बात है जनाब, याद रखें कि प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लानिंग क्या होता है मैं इसको कल भी बता चुका, लेकिन यहाँ पे राइटिंग फॉर्म में ले आता हूँ कि आप एक चीज़ के बारे में सोचें, इतना सोचें कि जब तक आप डिज़ायर्ड गोल को अचीव ना कर लें, दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। उसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, यानी किस अंदाज में इसको किया जाए, इम्प्रेसिव वे में किया जाए, ये आप सोचते हैं। और उसके लिए 5 थिंग्स होती हैं जो मैंने कल भी बताई थी, उसके ऊपर आप वर्क करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग थॉट का ऐसा प्रोसेस है कि आप न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं और फिर उनको लिखते हैं ताकि आप उन्हें भुला ना दें। तो ये हर सेक्शन में करना पड़ता है, वेदर इट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, इट इज़ मेमो राइटिंग, इट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, इट इज़ लेटर राइटिंग, इट्स एफिनिटी, इट्स फिश पॉन्ड, इट्स व्हाटएवर, आपको वो करना पड़ता है। तो जब आप बात को आगे बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ की तरफ हम चल रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जनाब इंट्रोडक्शन, बॉडी और पैराग्राफ होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। हमने ये बातें डिस्कस की। इंट्रोडक्शन के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो याद रखें इंट्रोडक्शन उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन होती है कि जिसके ऊपर आप बात करने जा रहे हैं। इंट्रोड्यूस करना ना, मुतारिफ़ करवाना, उसके बारे में बताना, करंट सिनेरियो के ऊपर बात करना, ये बहुत इंप्रेसिव होता है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट हो जो कि रीडर्स की अटेंशन को अपनी तरफ लेकर आए। आप यानी पढ़ने वाले, आपके जो टीचर हैं, वो फ़ौरन देखें, ओ भाई ये क्या लिख दिया। इसे आप नाम देते हो बेटा हुक का, ठीक है। यानी हुक क्या होती है वो भी मैं आपको चले बता ही देता हूँ। हुक ये होती है कि जिससे आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करें। वो क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कोट्स हो सकती हैं, वो एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, जोक्स हो सकते हैं, कि जिससे दूसरे आपकी तरफ फ़ौरन मतवज्जा हो जाए। इसे आप हुक बोलते हैं। याद रखें कि जो हुक होती है, जैसे वो एक फ़िशरमैन होता है ना, फ़िशरमैन हुक को डालता है पानी में और उस हुक को पकड़ती है मछली और फिर मछली उसके नरगे में आ जाती है। तो आपने भी ऐसी ही हुक यूज़ करनी है कि रीडर जो है वो आपके नरगे में आ जाए। ये काम आपने करना है अच्छे अंदाज से। तो हुक्स क्या हैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। 7 एक्सलेंट हुक हैं। पहली है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुक है, फिर जिसके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे हैव यू एवर फेल्ट योरसेल्फ इनसिक्योर इन एनी ईयर एज यू फेल्ट इन 2020। 2020 में क्या था, याद है क्या था जी? यस, कोरोना था।
इसी तरह स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हुक होनी चाहिए कि आप स्टेटमेंट के ज़रिए से एक बात करते हैं, जैसे कोरोना वायरस हैज शोड अस द ट्रू फेस ऑफ एवरीवन, हर एक किसी का चेहरा दिखा दिया हमें कोरोना वायरस ने, तो दिस इज़ व्हाट। इसी तरह जनाब एक्सीलेंट हुक थर्ड है जो कि आपको ये मिलेगी कि जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। तो फैक्ट्स क्या, डिड यू नो दैट मोर देन 80 मिलियन पीपल हैव बिकम विक्टिम ऑफ दिस वायरस थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर उसके बाद मेटाफोर या सिमिली होती है जिसमें तशबीह देना किसी को किसी के साथ। तो जनाब सम फ्रेंड्स आर नॉट रैट्स रियली बट दे बिहेव लाइक वन ऑफ देम, इसका क्या मतलब होता है, सोचते रहिएगा, टाइम कम है हमारे पास। कोरोना वायरस इज़ लाइक अ डेथ एंजल, ये भी आपको पता लग गया होगा कि लाइक अ डेथ एंजल कैसे। इसी तरह जनाब मजीद हुक नंबर 5 की बात करते हैं, स्टोरी, कोई कहानी बताएं। आई वॉज कोरोना विक्टिम 6 months ago, आई डिड नॉट फील एनी सिम्टम्स टू एट ऑल बट व्हेन आई केम टू नाउ दैट आई हैव गॉट दिस डिजीज़ आई फेल्ट दैट आई एम गोइंग टू डाई। इसी तरह 6.1 है डिस्क्रिप्शन, वजाहत पेश करना किसी चीज़ के बारे में। ये आपको नावल मिस्टर चिप्स आप पढ़ के आए थे उसके से रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा, नोट्स तो आपके पास हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे कहे, मैं उनको व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकता हूँ। इसी तरह जनाब 7 है कोटेशन, कोई कोटेशन आप बताएं। एट द एंड ऑफ द गोल्स आर सिंपल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम इनको नाम देते हैं जनाब हुक्स का। तो ये जो हुक्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो एक इंसान को बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को करने और बेहतर अंदाज से चीज़ों को समझने में मदद देती है। तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया, ज़रा इसको देख लें, आपको समझ आ जाए। लेकिन आपके चूँकि 150 वर्ड्स हैं तो आपने उस लिहाज से मैनेज करना है। मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ अपने माइंड में रखते हुए तकरीबन कोई 600 वर्ड्स 500 प्लस वर्ड्स के लिहाज से, क्योंकि मैंने बता रहा मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। अब ज़रा इसको आप पढ़ें, इसके अंदर कितनी हुक्स यूज़ हुई हैं जी, जल्दी से ज़रा देखें और देख के फिर आप अपनी नोटबुक्स पे लिखें, मैं देखूंगा सबका, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने पास लिखें और देखें कि वो क्या इससे कितनी हुक्स निकाल पाते हैं। जी कैमरामैन सही नज़र आ रहा है? आ रहा है जी, ठीक है, देखें जी, आप देखें जल्दी से। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट, ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इनके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करें और फिर मेरे साथ आपने शेयर करनी है। इंट्रोडक्शन सिर्फ पैराग्राफ इसके ऊपर बनाएं अभी, क्योंकि मैं इसको एंड करूंगा और फिर मैं आपको कहूँगा कंप्लीट पैराग्राफ आपने बनाने हैं ऐसे राइटिंग को पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसलिए मैं इनका अभी आपको लिखने को नहीं दे रहा। अगर रेगुलर क्लास होती तो मैं पहले ये लिखवाता आपसे। बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर बात करते हैं तो बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना, ये पार्ट होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से के दरमियान, इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन से पहले। और ये कितने पैराग्राफ होने चाहिए? मिनिमम 2, और 2 से ज़्यादा आगे जितनी वर्डिंग है उस लिहाज से आप कर सकते हैं, मिनिमम 2 रखें। तो जनाब दूसरी बात ये कि जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं ये असल में रियल टेस्ट होते हैं। अगर ये बात कही जाए तो गलत बिल्कुल नहीं होगी कि ये असल में यही तो रियल टेस्ट होते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, वापस आ जाओ जी। बॉडी पैराग्राफ ये रियल टेस्ट होता है आपके नॉलेज का, जो टॉपिक आपको दिया गया उससे रिलेटेड। जब आगे बात करते हैं तो बॉडी पैराग्राफ जो होता है वो रीडर को एक ऐसी सेंस देता है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि कितना ज़्यादा वो उस टॉपिक के बारे में जानता है। अगर आपने बॉडी पैराग्राफ अच्छा लिखा होता है ना, तो यकीन कीजिए कि रीडर को असल में पता ही चलता है कि जनाब ये वाकई एक किसी चीज़ के बारे में जानता है और इसी लिहाज से उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर ये सेंटेंसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने टॉपिक सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है बॉडी पैराग्राफ का, ये रीडर को बताता है कि पैराग्राफ क्या होने वाला है या किस चीज़ से रिलेटेड है। जो बॉडी पैराग्राफ है उससे मुतल्लिक मज़ीद बातों को समझ लेते हैं। डिटेल सेंटेंसेस उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर बहुत से डिटेल सेंटेंस होते हैं जो रीडर को बताते हैं कुछ और उस टॉपिक के बारे में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लोगों में इसके बारे में क्या है, लोग क्या समझते हैं, इस तरह ये सारी बातें। और कंक्लूडिंग ट्रांजिशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने एंड करना होता है अपने पैराग्राफ को इस ऐसे सेंटेंस में कि जो कि आपकी जो भी बातें आपने लिखी होती हैं उन सबको रैप अप करें। ये मैं एक ही बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने लिखा जैसे मिसाल के तौर पर स्मोक,
स्मोक इज, आपने पहले इंट्रोडक्शन में लिख दिया, बता दिया स्मोक क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, तो आप कहेंगे स्मोक हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। अब आपने ये अफेक्टेड पहली लाइन लिखी है ना, तो अब इसी से रिलेटेड इसका मतलब है कि वो रीडर को पता चल गया कि अब इस पूरे पैराग्राफ में स्मोक ने जो जो अफेक्ट किया, जिस जिसको अफेक्ट किया, इस पूरे पैराग्राफ में इसी की बात होगी। ये बात बड़े ध्यान से सुने, जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे आप उसी से रिलेटेड बात करेंगे, कोई और बात नहीं आप करेंगे, जो लिखा गया उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो जनाब ये हो गया कंक्लूडिंग या ट्रांजिशन। तो कुछ 4 मेजर टाइप्स होती हैं बॉडी पैराग्राफ की, मैंने पहले भी बताया था, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है जिसको आप यूज़ नहीं करते, और फोर्थ वन है आर्गुमेंटेटिव, इनके बारे में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं और बात नैरेटिव, मैंने आपको इन बारे में बता दिया, ज़रा तफसील से पढ़ना हो तो नोट्स आपके पास हैं, आप उनको लाजमी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट आगे बढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक पैराग्राफ आपके सामने एक नैरेटिव शो कर देता हूँ ताकि आप देख लें, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव भी ले आते हैं। तो पहला नैरेटिव है, इसमें आप ज़रा पढ़ लें, इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगा, कोई कहानी बताई हुई है, क्या किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में लोगों का क्या मानना है, क्या देखना है। नोट से भी देख सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में क्या वजाहत करनी है, डिस्क्रिप्शन पेश करनी है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी ये देखिए मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं वजाहत करते हुए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ। तो आर्गुमेंट में आप किसी एक आर्गुमेंट के ऊपर आते हो और वो आर्गुमेंट देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यानी आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स को इन 3 मेथड्स को फॉलो करते हुए आप लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन के ऊपर डिस्कस किए देते हैं तो जनाब याद रखें कि जो कंक्लूजन होता है ना, यही जजमेंट होती है, डिसीजन होती है कि आप आखिर किसी एक टॉपिक के बारे में, एक थॉट के बारे में किस तरह उसे रैप अप कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि ये जो कंक्लूजन होता है यही बता देता है कि आपने किस कदर अच्छी तैयारी किया, तो गलत नहीं होगा। बॉडी पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन तो बताते हैं यकीनन, लेकिन कंक्लूजन चूँकि एंड करना होता है तो रीडर जो एग्जामिनर होता है उसके पास एंडिंग रिमार्क्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ से वो आपके मार्क्स को जज करने के लिए बड़े अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता है, इसलिए कंक्लूजन को भी अच्छा होना ज़रूरी है। याद रखें कि कंक्लूजन जो होता है वो रेपिटिशन नहीं होती बॉडी पैराग्राफ्स और इंट्रोडक्शन का, आपने कोई और नई बात भी नहीं बतानी होती। कंक्लूजन में सिर्फ रैप अप करना है, आपने बताना है कि हर एक को अपना रोल परफॉर्म करना होगा एंड ब्ला 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 ब्ला, इस किस्म की बातें, ये सारी चीज़ें। तो जनाब कंक्लूजन जो होता है वो क्रक्स कहलाता है आपके थीसिस का, आपके असाइनमेंट का, आपके टॉपिक का। कंक्लूजन जो होता है वो पैराग्राफ को एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस प्रोवाइड करता है और इसमें कोई शक नहीं है। कंक्लूजन जो होता है वो सम अप होता है आपके ओपिनियंस का, आपकी तमाम आरा का। ये ट्रांजिशनल वर्ड्स आप और फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स में भी मैंने बताया हुआ है, वो नोट्स में देख लीजिएगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यूज़ करते हैं तो कट द पेन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट, ओवरऑल, ऑर्डिनरी, अल्टीमेटली, आफ्टर ऑल, फाइनल एनालिसिस, बाय एंड लार्ज, ऑल टुगेदर, इन ब्रीफ, ऑन द होल, इसी तरह बहुत से वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। तो आप इन वर्ड्स का, फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ को और अच्छा बना सकते हैं। मैंने और भी ट्रांजिशनल वर्ड्स यहाँ पे शो किए हैं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से देख लें। अच्छा, अब कंक्लूजन के बारे में याद रखें कि यही असल में सेल्स पिच है, कारोबारी हरबा है, जिसमें आपके पैराग्राफ की असल जो है वो सामने नज़र आ रही होती है, जो कि सामने आता है। आपको रीडर के सामने बेस्ट पॉसिबल इंप्रेशन जो है वो अपना शो करना चाहिए और लेके आना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। आपको रीकैप करना चाहिए तमाम सेंट्रल पॉइंट्स को, लेकिन रिपीट उन्हें नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, कंक्लूजन इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन को रिपीट करें, आप समरी बयान बॉडी की बयान करें, या आप अपने न्यू आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन करें। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि आपने कन्विंस करना है रीडर को कि आपने क्या डिस्कस किया, किस चीज़ से मुतल्लिक। अपने रीडर को एक सेंस देनी है कि आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया जो जो पूछा गया है या पूछा गया था। तो जनाब अब ज़रा एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपके सामने शो कर देते हैं कि ये आपके सामने है, ज़रा इसको भी आप पढ़ लें और देख लें जल्दी से, और इससे मुतल्लिक कोई सवाल है वो मुझसे पूछ लें, फिर हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी पूछ लें जी, पढ़ के इसे।
हमारा ये पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन तो इख्तिताम को पहुंचा। अब बड़ी ही अहम बात जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि जितने भी एफिनिटी और फिशबोन डायग्राम की टॉपिक्स असाइनमेंट्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपने पैराग्राफ राइटिंग का काम करना है। सर वो तो 28 हैं जो कि आपने यहाँ पे दी, नोट्स की बात करते हैं तो उनमें भी 20 हैं। तो बेटा मैं हूँ ना, क्या हो गया, सब्र करो, रुको जरा। अब करना क्या आपने कि आज का दिन अभी मैं आप लोगों को फिशबोन डायग्राम की असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2, दो असाइनमेंट 1 जब 1 या 2 नहीं करते, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 5, इनके जो दो टॉपिक हैं उनके ऊपर आपने पैराग्राफ राइटिंग का काम करना है। और एक पैराग्राफ पे कितना टाइम आपने लगाना है, 25 मिनट्स। तो मैं अभी से आज आपसे चेक करने जा रहा हूं दो टॉपिक्स के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग का काम। तो आप अभी ये काम करेंगे कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने जा रहा हूं। सबसे पहले स्मोग और नंबर 2 है जनाब वाटर स्कार्सिटी। इन दो टॉपिक्स के ऊपर आप अभी पैराग्राफ राइटिंग करें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी करें और मुझे शेयर करें, मैं उनका ऑनलाइन चेक करूंगा। और जो फिजिकल स्टूडेंट है वो भी करें। और आपका 50 मिनट का टाइम है, इसके बाद मैं आपसे जो है वो काम चेक करूंगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि मैं इसके ऊपर कल भी सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। कल का दिन जो डे 7 होगा, जो कि 3rd डे होगा ऑफ आवर एफिनिटी फिशबोन एंड पैराग्राफ 30 मार्क्स सेक्शन, इसमें भी कल सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही होगी। यहाँ पे मैं आऊँगा, रिकॉर्डिंग नहीं हम करेंगे। यहाँ पे आऊँगा, आके मैं सब बच्चों की असाइनमेंट्स चेक करूँगा, इधर फिजिकल और ऑनलाइन जिन बच्चों ने भेजी होगी उन तमाम की असाइनमेंट को मैं चेक करूँगा। तो आज और कल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। और मैं फिर बताता चलूँ बेटा कि प्रैक्टिस से ही आप पास होंगे, वरना आप पास नहीं होंगे। ठीक है, तो अब कैमरा हम बंद कर देंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। फिजिकल स्टूडेंट के पास हूँ मैं, आप काम करेंगे, चेक करवाएंगे। और कल भी मैं फिर बता रहा हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फिजिकल वाले बच्चों काम शुरू करो।